ये हैं सिमुलतला के सिकोटिया पहाड़ पर भ्रमण करते हुए हमारे साहित्यकार, गीतकार, प्रख्यात पत्रकार डॉक्टर संजय पंकज जी। शायद सतपुरा के घने जंगल उगते अनमने, तो सतपुरा के घने जंगल शायद इन्हीं स्थितियों में भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी होगी कविता, और शायद वैसी ही कविता की तलाश में हमारे साहित्यकार जंगलों में जाइए आप, जबलपुर से इन जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं। हरियाली, ताजगी, ऊर्जा, ऑक्सीजन, वायु का समशीतोष्ण संस्पर्श क्या होता है इन्हीं जंगलों में जाने के बाद मिलेगा। आंख के सामने हरियाली चाहिए। आपके घर में क्या है, कहाँ हरियाली? प्लास्टिक का फूल लगा दिया है, हरे हरे पत्ते प्लास्टिक का डाल दिया है, उससे आपको की आंखों को ताजगी, थोड़ी नेचर चाहिए। मनुष्य के भीतर जो एक विराट प्रकृति स्थित है, उसको आत्मसात करने के लिए ये प्रकृति का विराट फैलाव भी चाहिए। और प्रकृति से हम विलग होते चले जा रहे हैं। जेरे गर्द उम्र अपनी दिन ब दिन कटती गई, जिस कदर बढ़ते गए हम जिंदगी घटती गई। विकासवाद में विनाश छिपा हुआ है, इसलिए विकासवाद के तथाकथित भौतिक संसाधनों को छोड़ते हुए हमें फिर लौटना पड़ेगा उसी आदमी युग के पास जहाँ झोपड़ी होती थी, जंगल में पर्णकुटी बनाकर लोग रहते थे। आखिर 14 वर्षों का वनवास अधिकांश समय पर्णकुटी में व्यतीत किया राम और सीता लक्ष्मण ने। इसलिए उनके भीतर ताकत भी वहीं से आई, ऊर्जा भी वहीं से आई, विचार भी वहीं से आया, और नकारात्मकता के विरुद्ध सकारात्मक अभियान करने का संकल्प भी उनके भीतर वही बीजारोपित हुआ। रूसो ने बैक टू नेचर इन्हीं परिस्थितियों में कहा होगा। बिल्कुल कहा होगा, जाना पड़ेगा, सबको लौटना पड़ेगा, बड़े बड़े महलों को ध्वस्त करना पड़ेगा, धरती का संतुलन खराब कर रहे हैं। मुंबई किसी दिन बैठ जा सकती है। आप बड़ा बड़ा महल बनाकर क्या कीजिएगा? आगे ने वृक्ष पर कॉटेज बनवा दिया था, और आज भी बत्सल निधि है, उनका कैंपस है, उसमें वृक्ष के ऊपर उन्होंने घर बनवा दिया था, उसमें रहना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ ही समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, तो आप यह देख रहे हैं सिमुलतला के सिकोटिया आश्रम का यह मनोरम दृश्य। ये हमारे उप प्राचार्य महोदय श्री सुनील कुमार, और इन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज जी के साथ। और प्रकृति से जुड़ने का एक अलग आनंद, एक आत्मिक सुख यहाँ पर मिल रहा है, और इन्हीं के मार्गदर्शन में हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हम अपनी संस्कृति के साथ, प्रकृति के साथ लौटेंगे। रूसो ने कहा था बैक टू नेचर, प्रकृति की तरफ। भारत की संस्कृति जंगलों की संस्कृति रही है। अच्छा अच्छा। और शैक्षणिक व्यवस्था भी तपोवन का कंसेप्ट है। अच्छा अच्छा। आप रविंद्रनाथ का एक निबंध पढ़िए, तपोवन, और प्राचीन ऋषि महर्षि और बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्र भी संदीपन ऋषि के आश्रम में रहा करते थे। कृष्ण, अच्छा, राम भी गए वशिष्ठ के आश्रम। इस तरह से जाना पड़ेगा। वाल्मीकि अगर लेकर चारों भाइयों को निकले थे तो कहाँ गए थे? बक्सर के जंगलों में गए थे, और वहीं से आतंकवाद का जो रावण का गढ़ था, तो पहला गढ़ वहीं ध्वस्त किया गया था। बक्सर में उसने बनवा रखा था एक आतंकवादी केंद्र, वहीं से उनका अभियान भी शुरू हुआ, लेकिन जंगलों में रहते हुए, आम आदमी के साथ रहते हुए, हनुमान सुग्रीव के साथ रहते हुए, वन में रहने वाले जो निश्चल सरल भोले भाले लेकिन स्वस्थ जो नागरिक हुआ करते थे, राम ने उन्हीं का सहयोग लिया था। राम के पास अयोध्या की तथा कथित विकसित सेना नहीं थी, उन्हीं आदिवासियों का सहयोग उन्हें मिला, उन्हीं वन में रहने वाले मनुष्यों का सहयोग मिला। हनुमान बानर थोड़े ही थे। घना जंगल, सूरज कहाँ से आया? पत्तों के ऊपर ही सारा ताप उसका सिमट कर रह जाएगा। रात में चांदनी आए कहीं से, पत्तों के बीच से, हरियाली के बीच से छन कर शरीर का स्पर्श करती होगी चांदनी। कविता वहीं से पैदा होती है। लेकिन आदमी तो अपने को इतना रफ तक जिम खाना में जाएगा। क्या रखा है जिम खाना में? मांसपेशियों के साथ ज्यादतियों के सिवा, कि जगह जगह नसों को तोड़कर मांसपेशियों को
इकट्ठा कर लीजिए, गुच्छा बना लीजिए, पत्थर बना लीजिए, तो जहाँ जड़ता आ गई, जहाँ पत्थर आ गया, वहाँ से नमी की क्या उम्मीद की जा सकती है। इसलिए अधिकांश पहलवान ब्लंट होता है। भारत में योग पद्धति है, भारत में ये जिमखाना उमखाना का कोई प्रावधान नहीं था। जिमखाना ये सब तो राक्षसों की चीज़ है। योग है, मन को विकसित कीजिए, आत्मा को विकसित कीजिए, फेफड़ा को विकसित कीजिए, मस्तिष्क को विकसित कीजिए। मांसपेशियों को कठोर बनाकर क्या करेंगे हमारे लिए। और शायद किसी ने सच ही कहा है कि हमें बचाना है जंगल को मरु हो जाने से और मनुष्य को जंगल हो जाने से। और इन्हीं स्थितियों में आज बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने, मनुष्यता के सामने, मानवता के सामने, और हमें उसे जूझना है। और जूझने की शक्ति आती है कविता से, और हमारे कवि साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज जी उन चीज़ों को हमारे सामने ला रहे हैं। शहर गांव गांव, सड़क सड़क सब कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो रहे हैं। इसलिए कंक्रीट का जंगल नहीं, पेड़ों का जंगल हो, हरियाली का जंगल हो, तालाब का जंगल हो, पक्षियों का जंगल हो। कंक्रीट के जंगल में पक्षियों की चहचहाट नहीं होती, उनका कलरव नहीं होता है। वहाँ आप रंगारंग टीवी के विभिन्न चैनलों से खिलवाड़ कर सकते हैं, कृत्रिम ध्वनियाँ आप मोबाइल में सेट करके सुन सकते हैं, लेकिन वहाँ पक्षियों की फड़फड़ाहट नहीं मिलेगी, पक्षियों का दृष्टि स्पर्श नहीं मिलेगा। इसलिए इन जंगलों की जरूरत है। कंक्रीट से मुक्ति चाहिए, मिट्टी चाहिए, मिट्टी। और वहीं से हाँ, दिनकर ने कहा, धर्मराज करवट मनुष्य का पथ संन्यास नहीं है, नर जिस पर चलता वह धरती है, आकाश नहीं है। धरती के ऊपर आपने कंक्रीट का प्लास्टर चढ़ा दिया, धरती कितना से शक्ति होगी। धरती मिट्टी की है, मिट्टी सांस चाहिए। लेने में कितनी परेशानी हो रही है। बहुत कभी हमने धरती का ख्याल नहीं किया, जो धरती सब कुछ को संभाले हुए है, सबका जीवन यापन वही कर रही है, और इसके साथ कितनी ज्यादतियाँ। ठीक उसी तरह से हम अपने जन्म देने वाले माँ बाप के साथ भी उनके सांसों को रोक रहे हैं, उनके विचारों को रोक रहे हैं, बल्कि उनके जीवन पर कहीं ना कहीं हमारा विकासवाद घातक बनकर उतर रहा है। कितना अच्छा नज़ारा है उधर, देखिए पहाड़ का। इन हवाओं में, इन छायाओं में जाने का मन करता है। शिखरों के पार किसी ने लिखा, कहते हैं तारे गाते हैं, हम गीत गाना छोड़ दिए हैं। ये कवि ही है, मनुष्य ही है जो कहता है कि कोयल गा रही है। कोयल गाती कहाँ है? कोयल तो कूकती है, लेकिन उसकी कूक में हम संगीत की तलाश कर लेते हैं, संगीत को खोज लेते हैं, लय को खोज लेते हैं। मेढकों की टर्राहट में हम संगीत का एक स्वर निकाल लेते हैं। हाथी के चिघाड़ में भी हम सौंदर्य ढूंढ लेते हैं, और उसे विभिन्न वाद्य यंत्रों में ही नहीं बल्कि अपने फेफड़े में और अपने कंठ में भी बसाकर निषाद के अंतर्गत हम उसे ले लेते हैं। इसलिए पक्षियों ने, मानवेतर प्राणियों ने बहुत कुछ दिया है। मनुष्य एक तरफ सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो एक तरफ अति निकृष्ट भी प्राणी भी है, क्योंकि सारे जानवरों का गुण इसमें आ गया है। अन्य जानवरों में उसका प्राकृतिक गुण होता है, एक मनुष्य ही है कि तमाम जानवरों का भी गुण आत्मसात कर लेता है, वह न कर पाता है। कठिनाई होती है, केवल मानवीयता का गुण उसके पास। एक दिन तुम सुनोगे रास्ते में, आदमी के काटने से सांप कोई मर गया। इतना जहरीला विषैला हो रहा है। यह प्रकृति का शत्रु है, यह पशु पक्षियों का शत्रु है, बल्कि अंततः और मूलतः यह अपना शत्रु भी है। इसलिए आदमी का विनाश हो रहा है, आदमी का सर्वनाश हो रहा है। वह कहीं उत्तर कोरिया का तानाशाह बनकर खड़ा हो जाता है, कहीं वह गद्दाफी बनकर खड़ा हो जाता है, कहीं सद्दाम बनकर खड़ा हो जाता है, कहीं पाकिस्तान का खूंखार आतंकवादियों का चेहरा बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए आइए फिर हम जंगल संस्कृति की ओर लौटे, तपोवन की ओर लौटे, अपने आर्ष व्यक्तित्व के पास लौटे। वेद काल के उस परिवेश को हम अपने भीतर ही नहीं बाहर भी पैदा कर सके, अर्जित कर सके, तभी मनुष्य होने को विराट अर्थ प्राप्त हो सकता है। स्नेहवर्तिका, आपका क्या विचार है? हाँ। हे भारत के राजा को मैं बलिदान बताने आई हूँ। सुनो हिमालय के अतवार दुश्मन की आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खरी शत्रु की फौज आज में ललकार रही, शेष सिंह जागो।
तो तुम्हें पुकार रही, रान की बेरी बज रही। उठो मोहन निंद्रा त्यागो, उठो मोहन निंद्रा त्यागो। बाला सी चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्रुम जागो, बलिदानों के वज्र पर राजभक्त की बुझा जगे, रन के कंकल पहने हैं बलि, देशभक्त की बुझा जगे।